हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू लर्न विद एसपी सर। प्यारे दोस्तों, यदि आप सीटेट 6 सितंबर का एग्जाम दे रहे हैं और सब्जेक्ट आपका एसएसटी है तो यह क्लास आपको मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज के ये 100 क्वेश्चंस ये तय करेंगे कि आप सीटेट पास हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। यदि आज के 100 में से आपके 40 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, तब आप ये मानिएगा कि आप एसएसटी में कम से कम 45 नंबर लाने के काबिल हैं। यदि आपके इतने नंबर नहीं आ रहे हैं तो आपको अभी भी मेहनत करने की जरूरत है, अभी भी और पढ़ने की जरूरत है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन। जिस तरीके के क्वेश्चंस अब पूछे जाते हैं, जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वही हमने इसमें इंक्लूड किया है। तो आइए शुरू करते हैं आज की बेहतरीन क्लास। जो भी विद्यार्थी क्लास में लास्ट तक बना रहेगा, डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाला है। यहाँ से कई क्वेश्चंस आपको एग्जाम में एज इट इज देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं और पहला क्वेश्चन आपसे कहता है कि प्राचीन तमिलनाडु में डैश की बस्तियों को उर कहते थे। देखिए, एक तो बात यह है कि हम सुपर फास्ट चलेंगे, बहुत धीरे नहीं, जहां पे जितनी जरूरत होगी उतना समझाएंगे, फालतू का कुछ नहीं हम करते। प्राचीन तमिलनाडु में किसकी, पीजेंट्स यानी कि खेतीहर किसानों की बस्तियों को उर कहते थे। सर क्या कहते थे? उर कहते थे। एक बात और आता है कि एक शब्द और आता है आपका नाड़ू। नाड़ू अगर पूछ ले तो वो भी ध्यान रखिएगा, नाड़ू। ऐसे कई जो उर होते थे, ऐसे कई उर यानी जो ग्राम होते थे, उनके समूह को मिलाकर एक बड़ी प्रशासनिक इकाई बनती थी, उसे नाड़ू कहा जाता था। ये भी ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है प्यारे। अगला प्रश्न, उत्तराधिकार की सहदायाद प्रथा का अर्थ क्या है? सहदायाद प्रथा का मतलब क्या है, बताइए। सहदायाद, पसंदीदा पुत्र को अपने पिता की संपत्ति में विरासत मिलना नहीं है, ज्येष्ठ पुत्र को अपने पिता की संपत्ति विरासत में मिलना। चलिए, ये आपकी सहदायत प्रथा नहीं है, ये ज्येष्ठाधिकार है। इसको ज्येष्ठाधिकार की प्रथा कहते थे। आपको बताते चले, ज्येष्ठाधिकार प्रथा में केवल सबसे बड़े पुत्र को ही पिता की संपत्ति मिलती थी, ठीक है। और मुगलों को ये पसंद नहीं था। तो अगर ज्येष्ठाधिकार पूछ ले तब आप ऑप्शन बी के साथ में जाएंगे, और अगर सहदायाद पूछ ले तो आप ऑप्शन डी के साथ में जाएंगे। सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन होता है सहदायाद प्रथा में। इस प्रथा में पिता की संपत्ति या साम्राज्य को उसके सभी पुत्रों के बीच बराबर बांट दिया जाता है। मुगल और तैमूर राजवंश इसी नियम का पालन करते थे। उनको ये ज्येष्ठाधिकार की प्रणाली बिल्कुल पसंद नहीं थी। हाँ, ये उनको पसंद थी कि सभी पुत्रों के बीच विरासत का बराबर विभाजन होना चाहिए। सर अगला प्रश्न लीजिए, मराठी में लिखे भक्ति गीतों को किस नाम से जाना जाता है? सर तो मराठी में लिखे भक्ति गीतों को हम अभंग नाम से जानते हैं, अभंग, ठीक है। महाराष्ट्र के जो संत, जैसे संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, संत एकनाथ ने विठल भगवान यानी विष्णु जी के रूप की स्तुति में इनकी रचना की थी, अभंग, ठीक है। प्रबंधम क्या है सर? ये मुख्य रूप से दक्षिण भारत यानी कि तमिलनाडु के अलवार संतों के दिव्य भजनों का संग्रह है। इसको हम दिव्य प्रबंधम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दिव्य प्रबंधम भी कहते हैं। थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज देते चलो, क्या पता यही पूछ ले इस बार, है ना। क्योंकि सेम क्वेश्चन रिपीट होना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, क्वेश्चन क्या होगा कि ऑप्शन ये पूछ लेगा या ये पूछ लेगा या ये पूछ लेगा, ठीक है। तो इसलिए आप ऑप्शन को ज्यादा फोकस करें। और तो दिव्य प्रबंधम, ठीक है, ऑप्शन आपका प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होता था? कौन सा शब्द है वो? वह शब्द है आपका बेवड़। मध्य प्रदेश में झूम खेती या घुमंतू खेती, जिसको हम क्या कहते हैं सर? शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है। इसको स्थानीय भाषा में बेवड़ या फिर दहिया भी कहते हैं। बेवड़ या फिर दहिया कहा जाता था, ओके। तो यहाँ पे जैसे जो बैगा जैसी जनजातियां थी, ये देखिए, जो बैगा, ये क्या है? ये एक जनजाति है। बैगा जैसी जनजातियां मुख्य रूप से इस पद्धति का उपयोग करती थी, ठीक है। बैगा क्या है? ये मध्य प्रदेश की एक प्रमुख आदिवासी जनजाति का नाम है, ओके। इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लीजिए। प्रश्न कहता है कि ईवी रामास्वामी ने भूतपूर्व मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया था। बिल्कुल, इन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया था। उन्होंने ऐसा लोगों को समाज में जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष कराने के लिए
किया था। चलो ये भी बात आपकी मानते हैं, दोनों ही ऑप्शन सही है, क्योंकि जो ईवी रामास्वामी है नायकर, इनको पेरियार भी कहा जाता है सर। क्या कहा जाता है? इनको पेरियार, पेरियार भी कहा जाता है। इन्होंने 1925 में, कब की बात है, 1925 में मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत की थी। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट इसको कहा जाता है। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? गैर ब्राह्मणों को उनके आत्मसम्मान के प्रति जागरूक करना और समाज में व्याप्त जो जातिगत भेदभाव है और ब्राह्मणवादी वर्चस्व के खिलाफ लड़ना था। ठीक है, ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है ए की। चलिए, किसने जिन्ना के दो राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था? जिन्ना के दो राष्ट्र सिद्धांत का विरोध करने वाले कौन थे? मौलाना आजाद से सर, मौलाना आजाद। ठीक है, ये जो मौलाना आजाद हैं, इन्होंने जिन्ना के दो राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया। ये हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे और ये एक अखंड भारत के पक्षधर थे। ओके, इसलिए इन्होंने विरोध किया था। ऑप्शन डी राइट हो जाता है। आगे बढ़ जाइए सर, अगला प्रश्न लीजिए। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, बताइए भाई। चलिए, अब इसमें देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा एक सीधी रेखा है और जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ती है। ये एक सीधी रेखा नहीं है। जो अंतरराष्ट्रीय ध्रुव रेखा है, ध्यान रखिएगा, ये सीधी रेखा नहीं है, इसलिए इसको काट दो। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा केवल जलीय भाग से होकर गुजरती है, यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, ये क्या है कि प्रशांत महासागर के केवल जलीय भागों से होकर के गुजरती है। तो और दूसरी बात, ये सीधी रेखा नहीं है, इसे क्या किया गया है? इसे जानबूझ करके टेढ़ा मेढ़ा बनाया गया है, जिगजैग बनाया गया है। कैसा बनाया गया है? जिग जैग टाइप, टेढ़ा मेढ़ा बनाया गया है, ताकि ये किसी भी जमीन या देश के बीच से ना निकले। ओके, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होता है। आगे बढ़ जाएंगे। एक व्यक्ति ने किसी क्षेत्र का दौरा किया और वहां उसे बांज, ऐश, बीच के पेड़ तथा फीजेड़, मोनाल पक्षी मिले। उसने निम्न में से किस वनस्पति क्षेत्र का दौरा किया? ये सब जो विशेषताएं ऊपर बताई गई हैं, किस वनस्पति क्षेत्र की विशेषताएं हैं सर? ये सारी की सारी शीतोष्ण पर्णपाती वन जो क्षेत्र है, इसकी विशेषताएं हैं। क्योंकि जो शीतोष्ण पर्णपाती वन होते हैं, ये वन उच्च अक्षांशों यानी कि हायर लैटिट्यूड्स में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि उत्तर पूर्वी अमेरिका हो गया, चीन है, न्यूजीलैंड है, पश्चिमी यूरोप के तटीय क्षेत्र हो गए, है ना, वहां शीतोष्ण पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पाए जाने वाले मुख्य पेड़ में आपके बांस मतलब ओक का पेड़ आ जाता है, ओ ए के, ओक, ऐश और बीच आते हैं। इसके अलावा यहाँ फीजेंट और मोनाल जैसे खूबसूरत पक्षी भी पाए जाते हैं। ये पेड़ क्या करते हैं? शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न लीजिए। किस क्षेत्र में बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है, बताइए किस क्षेत्र में मिलती है? तो आपको बताते हैं, टुंड्रा क्षेत्र में। कहाँ? टुंड्रा क्षेत्र जो होते हैं, यहाँ बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। क्यों ऐसा होता है? ये क्षेत्र अत्यधिक ठंडा यानी कि बहुत ठंडा होता है। यहाँ प्राकृतिक वनस्पति का विकास बहुत लिमिटेड होता है। ठीक है, यहाँ केवल जैसे जो काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियां पाई जाती हैं, और वो भी बहुत कम समय के लिए, गर्मियों के मौसम में उगती हैं। ठीक है, अगला 10 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि पवन के निक्षेपण को क्या कहा जाता है? पवन के निक्षेपण को सर लोएश कहते हैं। पवन के निक्षेपण को लोएश कहते हैं जब पवन यानी कि हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई महीन धूल, मिट्टी एक बड़े क्षेत्र में डिपोजिट हो जाती है, तो उसे लोएश कहते हैं। चीन में बड़े लोएश निक्षेप पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि बड़े लोएश निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं सर? चीन में। कहाँ पाए जाते हैं? चीन में बड़े लोएश निक्षेप पाए जाते हैं। ठीक है, चीन में बड़े लोएश निक्षेप पाए जाते हैं। इतनी बात क्लियर है। छत्रक शैल, यह रेगिस्तान में पवन के अपर्दन से बनता है, पवन के कटान की वजह से, इरोजन की वजह से बनता है। कैसे बनता है ये
रेगिस्तान में पवन के यानी हवा के अपर्दन यानी इरोजन से बनती है, निक्षेपण से यह नहीं बनता है। हिमोड की बात करें तो यह हिमनद यानी ग्लेशियर के निक्षेपण से बनती है, ठीक है। स्टैग की बात करें तो यह समुद्री तरंगों के अपर्दन से बनने वाली तटीय आकृति होती है। फिलहाल प्रश्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न कहता है जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं, रिवर्स माउथ कहते हैं। जैसे एक नदी है, ये इधर से बह करके आ रही है, मान लीजिए या इधर से बह करके आ रही है। अब ये नदी आकर के यहाँ पे, सॉरी, चलिए, तो मान लीजिए ये नदी, कहाँ गया क्वेश्चन हमारा, हाँ यहाँ पे थे हम लोग। मान लीजिए ये नदी है, यहाँ से आकर के और यहाँ पे मिल जाती है, और ये जो बड़ी जलराशि है ये समुद्र है। तो ये नदी आकर के जहां पे समुद्र में मिल रही है, ये एरो आप देख पा रहे हो, जहां पे समुद्र में इसका मिलन हो रहा है इसे नदी का मुहाना कहते हैं, रिवर्स माउथ कहते हैं। यहाँ नदी की गति धीमी हो जाती है और गाद जमा हो जाती है, जिसे डेल्टा भी बनता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न 12 नंबर, चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया निम्न में से किस खनिज के अग्रणी उत्पादक देश हैं? तो चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया जो हैं यह आपके टिन के बड़े उत्पादक हैं। किसके? ये जो है ये टिन के बड़े उत्पादक देश हैं। इतनी बात क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न लीजिए। 13 नंबर प्रश्न कहता है कि सीढ़ी नुमा खेती में जमीन के छोटे टुकड़ों के किनारों को ऊपर उठा दिया जाता है ताकि क्या हो? फसल को कीटों से बचाया जा सके? नहीं सर। खाद बह ना जाए? नहीं। फसलों के बीच अंतर रखा जा सके? नहीं। बल्कि बेस्ट ऑप्शन क्या है? पानी टुकड़ों के भीतर रुका रहे, पानी टुकड़ों के भीतर रुका रहे। इसलिए जो सीढ़ी नुमा खेती है उसके किनारों को ऊपर उठा दिया जाता है, मेड़ बना दी जाती है ऊंची ऊंची, ताकि पानी खेत में रुका रहे, ठीक है। और ये विधि विशेष रूप से धान या फिर धान यानी कि चावल की जो खेती होती है, धान की फसल जो होती है, उसमें बहुत उपयोगी होती है। अगला प्रश्न लेंगे हम। कहता है कि नगर निगम में चुने हुए सदस्यों को क्या कहते हैं? नगर निगम में चुने हुए सदस्यों को सर हम पार्षद कहते हैं। पार्षद क्या है? शहर को अलग अलग क्षेत्रों या वार्डों में बांटा जाता है। हर वार्ड से जनता द्वारा सीधे चुनकर आने वाले प्रतिनिधि को हम वार्ड पार्षद या फिर वार्ड काउंसलर कहते हैं। और फिर ये पार्षद मिलकर नगर निगम की जो भी निर्णय लेने वाली समितियां बनाते हैं। इतनी बात क्लियर है। अगला प्रश्न लीजिए। किसी समुदाय के घेटोइजेशन की प्रक्रिया का नतीजा क्या होता है? घेटोइजेशन में क्या होता है कि उसका बाकी समाज से अलगाव हो जाता है। कोई भी समुदाय जो है, अगर घेटोइजेशन प्रोसेस चलता है तो इस प्रोसेस के तहत ये जो समुदाय होता है इसका बाकी समाज से अलगाव हो जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। घेटोइजेशन में क्या है कि यह एक ऐसी स्थिति है जहां किसी खास धर्म, भाषा या जाति के लोगों को, उसे मान लीजिए कोई खास धर्म के लोग हो गए, कोई खास भाषा के लोग हो गए, या किसी विशेष जाति के लोगों को समाज के दबाव, डर या भेदभाव की वजह से मुख्य शहर या समाज से अलग करके एक विशेष इलाके में, जैसे कोई बस्ती या अलग कॉलोनी में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है, तो इनका विचारों का क्या होता है? समाज से अलगाव हो जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न, संगम कविताओं में एक तमिल शब्द मुवेनदार की चर्चा मिलती है जिसका अर्थ तीन मुखिया होता है। निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय तीनों मुखियाओं का सही प्रतिनिधित्व करता है? वो कौन है तीन मुखिया? वो है आपके चोल, चेर, पांड्य, ठीक है। मुवेनदार, मुवेनदार की अगर हम बात करें, ये रहा मुवेनदार, यह तमिल शब्द है जिसका अर्थ आपने क्या बताया? तीन मुखिया होता है। संगम काल की बात करें, लगभग 2300 साल पहले की बात है। 2300 वर्ष पूर्व की कविताओं में इसका प्रयोग दक्षिण भारत के तीन शक्तिशाली शासक परिवारों के लिए किया जाता था, और वो थे चोल, चेर, पांड्य। अगला प्रश्न लीजिए प्यारे। अगर आप हमारी एसएसटी की सारी क्लासेस देख लेते हो, हमारे नोट्स पूरे पढ़ लेते हो, तो मान के चलिए गारंटी इस बात की रहेगी कि आपके 50 से 55 नंबर की गारंटी हम देते हैं, अगर आप हमारे नोट्स, हमारी वीडियो से पढ़ लेते हो। नोट्स बहुत सारे बच्चे ले रहे हैं, अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो ये नंबर है, आप यहाँ व्हाट्सएप करके नोट्स की फीस जान सकते हैं। हमारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, जिन्हें आप डाउनलोड करके कहीं भी कभी भी पढ़ सकते हो। 9628182649, इसमें हम एनसीईआरटी के कंप्लीट नोट्स प्लस वन लाइनर कंटेंट सारा दे देते हैं। अभी भी टाइम है, जाग जाओ, पढ़ लो और पास हो जाओ।
नहीं तो आगे वैकेंसी जाएंगी, हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाओगे। प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन नैनारों और अलवारों के विषय में सही नहीं है? सर कौन सा कथन है जो गलत है? यू हैव टू फाइंड आउट द रॉन्ग वन, गलत ढूंढना है। ये संत सभी जातियों के, जिनमें अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे, ये बात बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये जो संत थे ये सभी जातियों से आते थे, ये संत सभी जातियों से आते थे। वे बौद्ध और जैनों के कटु आलोचक थे, बात सही है, बौद्धों और जैनों की ये आलोचना भी करते थे। ये शिव और विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। ये तो सारे ऑप्शन नैनार अलवार के बारे में सही है। वे संगीत का विरोध करते थे? नहीं नहीं नहीं, संगीत का विरोध नहीं करते थे। ठीक है, ये बात यहाँ पे करेक्ट हो जाती है। वो संगीत का विरोध करते थे? नहीं, संगीत का विरोध बिल्कुल नहीं करते थे। आपको बता दें कि ये अपने भजनों को संगीत और धुनों के साथ गाते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते थे। उनके भजनों के प्रसिद्ध संग्रह जैसे कि तेवरम हो गया, दिव्य प्रबंधम जो मैंने पीछे भी बताया, इन तो ये इनके जो संग्रह है पूरी तरह से संगीत और गायन पर ही आधारित थे। तो संगीत का विरोध करते थे, ये बात बिल्कुल गलत है इनके बारे में। आगे बढ़ जाइए, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? किसने स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब लिखी थी? सर किसने लिखी थी, नाम बता दीजिए। ताराबाई शिंदे ने लिखी थी। ठीक है, ताराबाई शिंदे ने। ये प्रसिद्ध किताब जो है स्त्री पुरुष तुलना, ये किताब ताराबाई शिंदे के द्वारा 1882 में प्रकाशित की गई थी। ठीक है, इस किताब में उन्होंने पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक जो अंतर है और महिलाओं पर होने वाले अत्याचार, उनकी कड़ी आलोचना की थी। इसे भारत के शुरुआती नारीवादी साहित्यों में से एक माना जाता है। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि सुल्ताना का स्वप्न नामक किताब की लेखिका कौन थी? इस किताब की लेखिका थी सर रुकैया सखावत हुसैन। कौन थी? रुकैया सखावत हुसैन। ठीक है, और आपको बता दें कि ये जो कहानी है सुल्ताना का स्वप्न, ये 1905 में रुकैया सखावत हुसैन के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, और इस कहानी में उन्होंने लेडीलैंड नामक एक काल्पनिक जगह की कल्पना की थी, जहां महिलाएं वैज्ञानिक अनुसंधान और समाज का संचालन करती हैं। ठीक है, जबकि पुरुष पर्दे में घर के अंदर रहते हैं। ये महिला शिक्षा और सशक्तिकरण की एक बेजोड़ मिसाल ये पेश करती हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम आगे बढ़ जाएंगे। विश्व के मुख्य प्राकृतिक क्षेत्रों के विभाजन में निम्न में से कौन सा मुख्य मानक है? बताइए कौन सा मुख्य मानक है? तो ये जो प्राकृतिक क्षेत्रों का विभाजन होता है, जो भी प्राकृतिक क्षेत्रों का विभाजन होता है, ठीक है, ये किस आधार पर होता है कि ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र हो गया, ये मरुस्थलीय क्षेत्र हो गया, ये टुंड्रा क्षेत्र हो गया। ये जो डिवाइडेशन होता है ये किसकी वजह से होता है? इसके पीछे मुख्य मानक क्या है भैया बताओ? इसके पीछे मुख्य मानक है सर वहां का तापमान, वहां की बारिश और वनस्पति के आधार पर हम प्राकृतिक क्षेत्रों का विभाजन कर देते हैं और हम कह देते हैं कि ये आपका भूमध्य रेखीय क्षेत्र हो गया, ये मरुस्थलीय क्षेत्र हो गया, ये टुंड्रा क्षेत्र हो गया। इस तरीके से हम इसको बांट देते हैं। तापमान, वर्षण और वनस्पति इसके पीछे का मेन आधार होता है बांटने का। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और वायुमंडल की परत को पहचानना है। इसमें बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। किस मंडल की बात हो रही, किस परत की बात हो रही है जिसमें बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है? वो हमारा बाह्य वायुमंडल है। तो आयन मंडल इसी परत का एक भाग है सर। किसका? आयन मंडल जो है वो इसी परत का एक भाग है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न लीजिए, क्या कहता है आपसे कि उच्च दाब क्षेत्र किससे संबंधित है? उच्च दाब क्षेत्र जो है वह किससे संबंधित है? ये स्पष्ट एवं स्वच्छ धूप भरे आकाश से संबंधित है। उच्च दाब क्षेत्र जिसको हम हाई प्रेशर कहते हैं, ये बनता कैसे है? देखो ऐसा है कि जब हवा ठंडी होकर नीचे बैठ जाती है, सिंक करती है, तो धरातल पर यानी ग्राउंड पर उच्च दाब क्षेत्र बनता है। नीचे बैठती हुई हवा के कारण बादल नहीं बन पाते, इसलिए उच्च दाब वाले क्षेत्रों में मौसम हमेशा साफ, शांत और तेज धूप वाला होता है। अब इसके अपोजिट एक बनता है निम्न दाब क्षेत्र। क्या बनता है सर? निम्न दाब क्षेत्र, लो प्रेशर। ठीक है, निम्न दाब क्षेत्र जो है वो गर्म हवा के ऊपर उठने से बनता है। जब गर्म हवा ऊपर उठती है, ठीक है, जो बादलों और बारिश तूफान का कारण बनती है।
अब इसमें देखिए बादल युक्त आकाश और नम मौसम, ये आपका निम्न दाब क्षेत्र से संबंधित है। किससे? निम्न दाब क्षेत्र से संबंधित है। अगर प्रश्न पूछ ले तो ध्यान रखना। भारी बारिश किससे संबंधित है? निम्न दाब क्षेत्र से। निम्न दाब क्षेत्र से संबंधित स्टेटमेंट है ये। तूफान आएगा, निम्न दाब क्षेत्र से संबंधित है। किससे? निम्न दाब क्षेत्र। ये सारे ऑप्शन निम्न दाब क्षेत्र के हैं और सी ऑप्शन आपका उच्च दाब क्षेत्र का है। किसका है सर? उच्च दाब क्षेत्र से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। हम आगे बढ़ जाएंगे। आप दिमाग लगाते रहो, बताना कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। 40 सही कर पाओगे तब ये सिस्टम पास हो पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से किन राज्यों का तट अरब सागर पर है? बताइए किन राज्यों का तट अरब सागर पर है? तो वो आपका एक तो कर्नाटक है, दूसरा सर केरल है। ठीक है, अरब सागर के तट पर है। ओके, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य अरब सागर को छूते हैं। इनमें आपका गुजरात आ जाता है, महाराष्ट्र आ जाता है, गोवा आ जाता है, कर्नाटक और केरल भी आ जाता है। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें उड़ीसा की बात कर लें या आंध्र प्रदेश की बात कर लें, तमिलनाडु की बात कर लें, तो ये भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। ये कहाँ है? ये तीनों भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। ठीक है सर, इतनी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। ऑप्शन जो यहाँ पे प्रश्न के अकॉर्डिंग डी है वहां करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए। कहता है कि बीज की फसल उगाना, इंटरक्रॉपिंग, एक इंपॉर्टेंट कृषिगत मृदा गतिविधि मानी जाती है। क्यों? क्योंकि यह क्या करती है? क्योंकि ये वर्षा दोहन से सुरक्षित रखती है, प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम रेन वॉश। बीज की फसल उगाने का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पे इंटरक्रॉपिंग क्या होती है, इसमें एक ही खेत में इंटरक्रॉपिंग या अंतः फसल में एक ही खेत में निश्चित कतारों में दो या दो से अधिक फसलें एक साथ उगाई जाती हैं। खेत एक ही है, एक खेत में एक से अधिक फसलें एक साथ में उगाई जाती हैं। इसका मतलब इससे बेनिफिट ये होता है कि जो है पूरा खेत एक साथ खाली नहीं होता। एक फसल मान लीजिए पहले कट गई तो एक खड़ी है, दूसरी कट गई तो दूसरी खड़ी है। तो इससे ये रहता है कि पूरा खेत एक साथ खाली नहीं होता, मिट्टी एक साथ खाली नहीं होती, तो वो कटाव नहीं होता, बहाव नहीं होता, है ना। अब जैसे आपने एक साथ में मक्का और सोयाबीन लगा दिया, दो या दो से अधिक फसलें साथ साथ में आपने लगा दी, मिट्टी की सुरक्षा बनी रहती है। अलग अलग समय पर कटने वाली फसलें जमीन को पूरी तरह खाली नहीं होने देती। जब तेज बारिश होती है तो पौधों की पत्तियां और घनी फसल पानी की सीधी बूंदों को मिट्टी पर गिरने से रोक देती हैं। इससे मिट्टी बहती नहीं है, रेन वॉश से सुरक्षा होती है। बिना इंटरक्रॉपिंग के पूरी जमीन एक साथ खाली हो जाएगी, फसल काट लोगे जमीन खाली, बारिश हुई तो मिट्टी कट जाएगी। इंटरक्रॉपिंग में एक फसल काट ले दूसरी तब भी बची है और ये जो है आपका मिट्टी बची रहेगी। इससे क्या होगा? रेन वॉश से सुरक्षा मिलेगी हमको, रेन वॉश से सुरक्षा मिलेगी हमको। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है सर। अगला प्रश्न लीजिए, 25 नंबर क्वेश्चन लीजिए। कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में एक विशेष जाल चीना वाला मछली पकड़ने के लिए प्रयोग होता है? किसमें प्रयोग होता है? केरल में प्रयोग होता है सर। चीना वाला, केरल में मछली पकड़ने के लिए जिन चीनी जालों का उपयोग किया जाता है उन्हें स्थानीय भाषा में चीना वाला कहते हैं। ठीक है, और ये जो जाल है वो बिल्कुल एज इट इज चीन के जो जाल हैं जो चीन में इस्तेमाल किए जाते हैं उनसे बिल्कुल वैसे ही मिलते हैं। यहां तक कि आपको बता दें, तलने के लिए इस्तेमाल होने वाले बर्तन को भी केरल में चीना चट्टी कहते हैं। चीना चट्टी कहते हैं, चीना चट्टी। अगर क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि जो है कि केरल में तलने के लिए जिन बर्तनों का इस्तेमाल होता है उनको क्या कहते हैं? चीना चट्टी कहते हैं। चीना वाला केरल। ठीक है, मछली पकड़ने का जाल है। आगे बढ़ जाते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन लीजिए। कहता है शूरवीरों एवं वीरांगनाओं के बारे में भव्य एवं लंबी रचनाएं हैं तथा इनमें देवताओं से संबंधित कहानियां भी सम्मिलित हैं। वो क्या है सर? वो हमारे महाकाव्य हैं प्यारे। क्या है? महाकाव्य जो हैं, इनमें शूरवीरों वीरांगनाओं के बारे में भव्य और लंबी रचनाएं हैं, देवताओं से संबंधित कहानियां भी हैं। जैसे भारत के प्रसिद्ध महाकाव्यों में आपका रामायण आ जाता है। ठीक है, आपका रामायण आ जाता है, महाभारत आ जाता है। ठीक है, ये भारत के प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। ठीक है, और दक्षिण भारत के जो प्रसिद्ध महाकाव्य हैं, तमिल महाकाव्य, उनमें आपका शिलप्पदिकारम आ जाता है, शिलप्पदिकारम आ जाता है, मणिमेखलई आ जाता है। ये आपके तमिल महाकाव्य हैं, ये तमिल महाकाव्य हैं, ये भारतीय महाकाव्य हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा।
हालांकि वो तमिल है, लेकिन वो हमारे किस में आ जाते हैं, वो दक्षिण भारत के हैं, ठीक है। हाँ, ये नहीं कि वो दूसरे देश के हैं। 27 नंबर क्वेश्चन लीजिए। कहता है कि बौद्ध धर्म की एक नई धारा का विकास राजा कनिष्क के समय में हुआ था। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट बात है सर, मानते हैं। बौद्ध धर्म की नई धारा महायान की दो मुख्य विशेषताएं थी, बिल्कुल करेक्ट है। बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों एवं बोधिसत्व में आस्था के माध्यम से दर्शाई जाती थी। अब इसमें एक चीज तो गलत हो गई। यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दिखाई जाती थी। तो ये आपकी यहाँ पे जो बौद्ध धर्म की नई धारा थी महायान, ठीक है, ये उससे पहले की जो पुरानी परंपरा थी हीनयान, ये उसमें दिखाया गया था, हीनयान में, ठीक है। ये महायान में नहीं, ये बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से जो दिखाई गई थी, ये हीनयान में दिखाई गई थी। ये गलत हो जाएगा। बोधिसत्व में आस्था के माध्यम से दर्शाई जाती थी, तो ये तो बात ठीक है कि जो विशेषता दूसरी थी वो बोधिसत्व में आस्था थी, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन आपका आधा सही हो गया, आधा गलत हो गया। इसको दोबारा सुनिए। जैसे महायान की दो मुख्य विशेषताएं थी, ठीक है, जिनमें से पहली ये थी कि अब बुद्ध की मूर्तियां बनाई जाने लगी थी, सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से नहीं दिखाई जाती थी। क्या थी पहली विशेषता? ये थी कि अब बुद्ध की मूर्तियां बनाई जाने लगी थी, ठीक है, विशेषकर मथुरा और तक्षशिला में। बुद्ध की उपस्थिति को केवल संकेतों जैसे पीपल के पेड़ के प्रतीक के रूप में हो गया, तो इस माध्यम से दिखाना महायान से पहले हीनयान की विशेषता थी, ये महायान की विशेषता नहीं थी। दूसरी विशेषता बोधिसत्व में आस्था को लेकर थी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि आपका ऑप्शन आधा सही है, आधा गलत है, तो हम इसको पूरा ही हटा देंगे। बस एक ऑप्शन आपका फर्स्ट है, तो एक राइट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एक सही है किंतु दूसरा गलत है, ऐसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न लीजिए भाई। क्या कहता है कि बीदर क्या है भैया? बीदर को अगर हम बात करें आपकी, तो बीदर जाएगा आपका तांबे चांदी में जड़ाई का काम, ठीक है। कर्नाटक के बीदर के शिल्पकार जो हैं वो तांबे और चांदी में जड़ाई के काम के लिए इतने फेमस थे कि इस शिल्प का नाम ही बीदरी पड़ गया। क्या नाम पड़ गया सर? बीदरी पड़ गया। सूरत की बात करें, किसके साथ जाएगा? सूरत जाएगा हमारा सुनहरे गोटा किनारियों जरी वाले वस्त्र के साथ, यानी कि गुजरात का सूरत शहर अपने सुनहरे गोटा किनारियों वाले कपड़ों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। पांचाल की बात कर लीजिए सर। पांचाल लौह संबंधित कार्य लोहार, यानी पांचाल यानी कि ये विश्वकर्मा समुदाय में सुनार, लोहार, राजमिस्त्री, बढ़ई, ये सब इसमें शामिल थे। चलिए, सालियार की अगर बुनाई करें तो ये बात करें तो ये जाएगा वीविंग बुनाई के साथ में। सालियार और कैकुलार जैसे समुदाय ये प्रसिद्ध बुनकर थे, बुनाई का काम करते थे, इसलिए डी ऑप्शन आपका सेकंड के साथ में चला जाएगा। तो ए तो गया हमारा 4 के साथ में, ए तो चला गया 4 के साथ में, बी गया है थर्ड के साथ में, सी गया है फर्स्ट के साथ में, डी सेकंड राइट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, इन क्वेश्चंस को रट्टा मार लीजिएगा सर। अशोक ने अपने अभिलेखों में ये सुझाव दिया कि कर्मकांड किसी काम के नहीं है। बहुत बढ़िया बात कही थी इन्होंने। मौर्य वंश के साम्राज्य में लोग विभिन्न धर्मों का अनुसरण करते थे और ये कभी कभी विवाद एवं पशु बलि तक पहुंच जाता था। बात ठीक है भाई, जहां मान लीजिए मान लीजिए किसी साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, तो उनके विचारों में भेदभाव हो जाता है, यानी कि हम कुछ कह रहे हैं आप कुछ कह रहे हैं, तो दोनों धर्मों को लेकर अक्सर विवाद हो जाता था, ठीक है। तो ये भी बात सही है आपकी यहाँ पे। तो ऑप्शन यहाँ पे 1 और 2 दोनों सही है, तथा 2 1 का कारण है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। देखिएगा, ग्राम भोजक किसको कहते थे भाई? ग्राम भोजक जो है ये भूस्वामी को कहा जाता था, ग्राम प्रमुख को, ठीक है। गांव में सबसे बड़े भूमि के मालिक यानी भूस्वामी को ग्राम भोजक कहा जाता था। वो गांव का मुखिया होता था और राजा के लिए टैक्स वसूलने का काम भी करता था। गृहपति की बात करें तो ये स्वतंत्र कृषक होते थे। क्या होते थे? छोटे या स्वतंत्र किसानों को गृहपति कहा जाता था। इनके पास अपनी खुद की जमीन होती थी, लेकिन ये ग्राम भोजक जितने बड़े जमींदार नहीं होते थे। दास कर्मकार आ गया। दास कर्मकार मतलब दूसरों की जमीन पर काम करने वाले, ठीक है। ये ऐसे भूमिहीन लैंडलेस लेबरर्स थे जिनके पास अपनी खुद की कोई जमीन नहीं होती थी। इन्हें अपनी आजीविका चलाने के लिए दूसरों के खेतों में काम करना पड़ता था। चलिए मैच कर लीजिए, ए गया हमारा 4 के साथ में,
ए गया 4 के साथ में, बी गया 3rd के साथ में, सी गया 1st के साथ में। ओके, ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाता है सर। अगला प्रश्न लीजिए क्या कहता है, राजस्व की रैयतवारी व्यवस्था ने किसानों यानी रैयतों और खेतीहर कृषकों के बीच सीधा संबंध स्थापित किया था सर। बिल्कुल करेक्ट है। रैयतवारी व्यवस्था ने ग्राम प्रमुख के माध्यम से राजस्व की उगाही पर बल दिया। नहीं नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। ग्राम प्रमुख यानी गांव के मुखिया के माध्यम से राजस्व की उगाही करने की जो विशेषता है वो महलवारी व्यवस्था की थी। किसकी थी? ये जो विशेषता है वो महलवारी व्यवस्था की बात करती है। राजस्व ये जो है रैयतवारी व्यवस्था की बात नहीं करती, महलवारी की बात करती है। ठीक है। और रैयतवारी में किसान व्यक्तिगत रूप से राजस्व जमा करते थे। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है आपका ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ग्राम प्रमुख के माध्यम से राजस्व की उगाही पर बल किसमें दिया गया था? महलवारी व्यवस्था में दिया गया था। इसको हटा दीजिए, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए, ए सही है लेकिन बी गलत है सर। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न नीचे क्या कहता है, ज्योतिराव फुले के किससे मिला देंगे? ज्योतिराव फुले को इन्होंने महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले थे। बहुत बढ़िया। बेगम रुकैया सखावत हुसैन जो थी, पटना और कलकत्ता में लड़कियों के लिए स्कूल खोले थे। इन्होंने मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पटना और कलकत्ता में प्राथमिक स्कूल स्थापित किए थे। ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब लिखी थी। पंडिता रमाबाई ने पूना में विधवा गृह की स्थापना की थी। इन्होंने पंडिता रमाबाई जो है, इन्होंने उच्च जाति की हिंदू विधवाओं की दयनीय स्थिति को सुधारने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए पुणे में एक विधवा गृह, जिसको शारदा सदन नाम भी दिया गया था, उसकी स्थापना की थी। ठीक है, मिलाना चाहो मिला लो। ए तो गया हमारा 3rd के साथ में, बी जो है वह 1st के साथ में, सी आपका जो है 4 के साथ में, डी आपका गया है 2nd के साथ में। राइट, ठीक है, तो ये आपका हो जाता है राइट, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि अगर वेद समाज ने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों की सख्त निंदा की तो प्रार्थना समाज ने डैश प्रयास किया। काहे का प्रयास किया? इन्होंने जो प्रार्थना समाज है इसने जातीय बंधनों के उन्मूलन के लिए प्रयास किया कि जो जातीय बंधन है उनको जड़ से उखाड़ फेंक देना चाहिए। जो प्रार्थना समाज है प्यारे, प्रार्थना समाज की बात करें तो इसकी स्थापना 1867 में बॉम्बे में हुई थी। आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। ये जो आपका प्रार्थना समाज है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसका मुख्य ये जो प्रार्थना समाज है इसका उद्देश्य क्या था? इसने मुख्य रूप से सामाजिक सुधारों पर बल दिया। इसका मुख्य प्रयास था जातीय बंधनों को दूर करना, उन्मूलन करना। ठीक है, बाल विवाह को समाप्त करना, महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करना और विधवा पुनर्विवाह पर लगे प्रतिबंध को भी खत्म करना था। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न लीजिए, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा निम्न में से किन महाद्वीपों से नहीं गुजरती हैं? बताइए किस किस से होकर के ये नहीं गुजरती हैं? तो आपको मैं बता दूं कि ये आपकी यूरोप और अंटार्कटिका से होकर नहीं गुजरती हैं। अब आप कहेंगे सर हम कैसे मान लें आपकी बात की यूरोप और अंटार्कटिका से नहीं गुजरती हैं? ये लो प्रमाण। यहाँ देखिए यूरोप आपका, देखिए ये हो गई आपकी कर्क रेखा और ये हो गई विषुवत रेखा, ये लो मकर रेखा। यूरोप तो यहीं रह गया, ये देखिए ये यूरोप का हिस्सा यहीं रह गया। ये आपका कर्क रेखा के आसपास भी नहीं है, तो ये यूरोप अलग हो गया। अंटार्कटिका ये नीचे है, देखो यहाँ पे ये रहा, ये अंटार्कटिका है। और भैया इससे मकर रेखा तो यहाँ बैठी है। तो कुल मिलाकर यूरोप और अंटार्कटिका ये ऐसे महाद्वीप है, यहाँ से कोई भी रेखा नहीं गुजर रही है, ना कर्क रेखा, ना विषुवत रेखा, ना मकर रेखा। ठीक है, ओके, क्लियर यहाँ तक बात? ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिएगा, तो इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये 35 नंबर क्या कहता है कि पश्चिमी घाट में किस तरह की वनस्पति पाई जाती है? आपको बता दें, पश्चिमी ढालों पर उष्ण कटिबंधीय वर्षावन तथा पूर्वी ढालों पर कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए, लिख लीजिए कि पश्चिमी ढालों पर उष्ण कटिबंधीय वर्षावन और पूर्वी ढालों पर कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं। ठीक है, रट्टा मार लीजिए। सहारा मरुस्थल के गुफा चित्रों में नदियों और विभिन्न प्रकार के जानवरों को दिखाया गया है। ये दर्शाता है, क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि सहारा के क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन हुआ था। भाई सहारा मरुस्थल हमेशा से ऐसा सूखा और रेतीला रेगिस्तान नहीं था जैसा आज दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, प्रागैतिहासिक काल में आज से लगभग 10,000 से 5,000 साल पहले
ये क्षेत्र एक बेहद समृद्ध हरा भरा मैदान था जहां नदियां बहती थी, झीलें मौजूद थी। ठीक है, यहाँ जलवायु परिवर्तन हुआ है। यहाँ जो है कि आपको बताते चलें कि यहाँ की गुफाओं में मिले भित्ति चित्रों में मगरमच्छों के साथ बहती नदियां और हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, गाय, बैलों जैसे जानवरों को दर्शाया गया है। ये चित्र इस बात का ठोस ऐतिहासिक प्रमाण है कि समय के साथ यहाँ बड़ा जलवायु परिवर्तन हुआ, जिसने एक हरे भरे मैदानी भाग को आज के विशाल गर्म मरुस्थल में बदल दिया है। ठीक है, तो ये गुफा चित्रों में जो कुछ दिखाई दिया वो आज, इसका मतलब कि जलवायु परिवर्तन हुआ। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी पौने हैं। स्थायी पौने कौन सी हैं सर? तो आपको बता दें कि व्यापारिक पौने और पश्चिमी पौने जो हैं ये स्थायी पौने हैं। कैसी पौने हैं? स्थायी पौने हैं। ये देखिए यहाँ पे, इनको पढ़ लीजिए। स्थायी पौने हैं ना, मैं कह रहा था स्थायी। स्थायी पौनों में क्या होता है? व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पौने। व्यापारिक पौने, पश्चिमी पौने, पूर्वी पौने, ये स्थायी पौनों के उदाहरण हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलने वाली पवनों को स्थायी पवने कहते हैं। मौसमी पवने, ये पवने विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। जैसे कि भारत में मानसूनी पवने हो गई, ये मौसमी पवनों का उदाहरण है। स्थानीय पवनों की बात करें, ये पवने किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलने वाली होती हैं। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर स्थानीय पवनों के उदाहरण हैं। और आपको बता दें कि भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म और शुष्क स्थानीय पवन को भी, पवन जिसको हम लू कहते हैं, वह भी स्थानीय पवन का उदाहरण है सर। अगला प्रश्न 38 नंबर, लौह अयस्क से संबद्ध प्रिंस चार्ल्स पर्वत कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सी रोपण कृषि विश्व के उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है? कौन सी रोपण कृषि पाई जाती है भैया? मलेशिया में रबड़ पाई जाती है, ब्राजील में कॉफी पाई जाती है, भारत में चाय पाई जाती है। ठीक है, रोपण कृषि की बात हो रही है यहाँ पे, जिसको हम प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहते हैं। यह एक प्रकार की वाणिज्यिक कॉमर्शियल एग्रीकल्चर है, जहां बड़े पैमाने पर केवल एक ही फसल जैसे चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना इसको उगाया जाता है। ये मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में की जाती है, ट्रॉपिकल रीजन्स में की जाती है। चलिए, ये तो बात ठीक है सर। रह गया हमारा कनाडा में मक्का। ये आपका गलत है। कनाडा में मक्का क्यों गलत है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। कनाडा एक शीतोष्ण कटिबंधीय देश है और वहां मक्का मुख्य रूप से मिश्रित कृषि, मिक्स्ड फार्मिंग के तहत उगाया जाता है, न कि उष्णकटिबंधीय रोपण कृषि के रूप में। इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, एबीसी करेक्ट हो जाएगा। एबीसी करेक्ट हो जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है समानता की खोज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन कर किस धर्म को अपनाया था? इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। कहता है कि संसद में प्रश्नकाल डैश क्या सुनिश्चित करता है? तो भैया देखिए संसद के हर सत्र की बैठक का जो पहला घंटा, आमतौर पर सुबह 11 बजे से 12 बजे तक का जो समय होता है वो प्रश्नकाल के लिए होता है। इसमें जो सांसद होते हैं, जो एमपीज होते हैं, वो सरकार के मंत्रियों से उनके विभागों के काम से जुड़े सवाल पूछते हैं। तो ये क्या करता है, जो प्रश्नकाल है वो कार्यपालिका की विधायिका के तरफ जवाबदेही है। जवाबदेही का मतलब यह है, इस प्रोसेस के माध्यम से संसद यानी कि विधायिका सरकार यानी कि कार्यपालिका के कामकाज पर नजर रखती है। ठीक है, और जनता के प्रति उसकी जवाबदेही और उत्तरदायित्व को भी सुनिश्चित करती है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाता है सर। अगला प्रश्न लीजिए, निम्नलिखित में से क्या बाजार का प्रकार नहीं है? साप्ताहिक बाजार, आपके यहाँ हफ्ते में वीकली जो मार्केट लगती है वो भी आपका बाजार का उदाहरण है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो गए, वह भी बाजार का उदाहरण है। ठीक है, आपके मॉल हो गए, वो भी तो बाजार का उदाहरण है। लेकिन जो दादन व्यवस्था है ये बाजार का प्रकार नहीं है सर। पुटिंग आउट सिस्टम बाजार का प्रकार नहीं है, बल्कि उत्पादन की एक व्यवस्था है। ये किसकी व्यवस्था है? यह उत्पादन की एक व्यवस्था है। इसमें व्यापारी बुनकरों को कच्चा माल, जैसे सूत हो गया, कच्चा माल देता है, उनसे तैयार माल प्राप्त करता है। अगला प्रश्न कहता है कि जीविकोपार्जन के लिए अपनाए गए दादन व्यवस्था से एक बुनकर को क्या नुकसान होता है? बुनकर को नुकसान क्या होता है? बुनकर को व्यापारी द्वारा कच्चा माल पहुंचाया जाता है,
ये तो प्लस पॉइंट है, ये नुकसान नहीं है, ये कह सकते हैं कि फायदा ही है कि उसको कच्चा माल पहुंचाया जा रहा है, ठीक है, नुकसान नहीं है। बुनकर को कपड़ा बाजार तक ले जाने का परिवहन लागत देना पड़ता है, हाँ देना पड़ता है, नुकसान नहीं है इसमें भी कह सकते हैं, ठीक है। बाजार में कपड़े के मूल्य पर बुनकर का कोई नियंत्रण नहीं होता और सारा मुनाफा व्यापारी का हो जाता है, ये बात बिल्कुल ठीक है, जबकि मेहनत बुनकर करता है, लेकिन हालांकि वो अलग है कि उनका पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है कि भाई हम तुम्हें इतना कच्चा माल देंगे, तुम हमें इतना तैयार देना, तुम्हें इतना पैसा मिलेगा, वो सब पहले पहले तय हो जाता है। लेकिन वो तैयार कपड़ा, ठीक है, वो आगे ले जा करके व्यापारी चाहे भले 500 की चीज वो 5000 में बेचे, इससे व्यापारी को कोई मतलब, इससे बुनकर को कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या है, ये नुकसान होता है कि बाजार में कपड़े के मूल्य पर बुनकर का कोई कंट्रोल नहीं होता, सारा मुनाफा व्यापारी का हो जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सर। अगला प्रश्न लीजिए, किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर उसके द्वारा न्यायालय में जाने का अधिकार निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित करता है सर, कौन सुनिश्चित करता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो ये अधिकार उसे सीधे सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाने की शक्ति देता है। आपको बताते चलें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, ठीक है, ये भी ध्यान रखेगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इसके बिना बाकी सभी अधिकार बेअसर हो जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न लीजिए, भारत में न्यायपालिका के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है, न्यायपालिका के बारे में कौन सा सही है, डी ऑप्शन सही है कि न्यायपालिका के विभिन्न स्तर एक दूसरे से अपील व्यवस्था के द्वारा जुड़े हुए हैं सारे, ठीक है। एकीकृत न्यायपालिका है भारत में, एकीकृत न्यायिक प्रणाली है। एकीकृत न्यायिक प्रणाली का मतलब क्या है, एकीकृत न्यायिक प्रणाली का मतलब क्या है कि यहाँ पे निचले न्यायालयों से लेकर के शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट तक सभी अदालतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। और अपील व्यवस्था के द्वारा, अपील व्यवस्था का मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी निचली अदालत जैसे जिला अदालत के फैसले से सेटिस्फाई नहीं है तो वो उससे ऊंची अदालत जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, महाजनपदों के राजाओं शासकों ने नियमित रूप से टैक्स वसूले, निम्न में से कौन से कर के स्रोत थे, तो भैया उन्होंने फसलों पर टैक्स लगाया, शिल्पकारों पर टैक्स ठोक दिया, व्यापारियों पर टैक्स लगा दिया, तीर्थ यात्रियों पर टैक्स लगा दिया, इसका कहीं पर कोई जिक्र नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए बी सी करेक्ट हो जाएगा, ए बी सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज्यादा संसाधनों की आवश्यकता होती थी, बिल्कुल सही बात है। सम्राटों के पास बड़ी संख्या में टैक्स इकट्ठा करने वाले अधिकारी होते थे, ये भी बात ठीक है भाई, क्योंकि देखिए सम्राट जो है ना वो इनका राजाओं की तुलना में सम्राटों का बड़ा विशाल साम्राज्य होता था, है ना, तो इन राजाओं के जो है राज्यों की तुलना में ये बहुत बड़े होते थे, इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए बड़ी सेनाएं रखने, बड़े किलों के निर्माण करने के लिए उन्हें राजाओं से कई अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती थी। और ठीक है, तो ये दोनों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाते हैं, ए और आर दोनों सही है, एक दो की व्याख्या भी है यहाँ पे। निम्न में से कौन सा दिल्ली सल्तनत का भाग नहीं है, इसमें बताइए कौन दिल्ली सल्तनत का भाग नहीं है, राजपूत वंश है, प्रारंभिक तुर्की शासक है, सैयद वंश है, मंगोल दिल्ली सल्तनत का भाग नहीं है सर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन हैं। अगला प्रश्न लीजिए, खोखर क्या है, खोखर किससे मिलेगा सर, देखिए जनजातियों का उनके प्रभाव वाले क्षेत्रों के साथ मेल करना है, खोखर जाएगा पंजाब के साथ में, ठीक है। आपको हम बताते चलें कि 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में खोखर जनजाति बहुत प्रभावशाली थी, बाद में यहाँ गक्खर लोग बहुत महत्वपूर्ण हो गए, बाद में यहाँ गक्खर लोग बहुत महत्वपूर्ण हो गए, लेकिन 13वीं 14वीं शताब्दी में खोखर जनजाति बहुत प्रसिद्ध थी, इसलिए हम खोखर को पंजाब के साथ मिला देंगे। लंगाहा किसके साथ जाएगा सर, लंगाहा मुल्तान के साथ जाएगा। देखिए यहाँ पे मुल्तान और सिंध वाले क्षेत्रों में मुगलों द्वारा अधीन किए जाने से पहले लंगाहा और अरघुन जनजातियों का दबदबा बहुत था। बलोच की बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में बलोच एक विशाल और शक्तिशाली जनजाति थी जो उत्तर पश्चिम के पहाड़ी इलाकों में अलग अलग छोटे कुलों में बटी हुई थी। गड्डी गडरियों की आपने नाम सुना होगा, पश्चिमी हिमालय है ना, तो पश्चिमी हिमालय में
चरवाहों की गड्डी जनजाति मुख्य रूप से निवास करती थी। इस तरीके से मैच कर दो, A3B1 हो जाएगा सर, कहाँ गया, A3B1 C4D2 हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न ले लीजिए, निम्न संस्थाओं का उनके द्वारा किए गए कार्यों के साथ मिलान करना है। ब्रह्म समाज किसके साथ जाएगा, मूर्ति पूजा और बलि का निषेध। ठीक है, ये जो ब्रह्म समाज है, राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज उपनिषदों में विश्वास रखता था। इसने मूर्ति पूजा, निरर्थक कर्मकांडों और पशु बलि का पूरी तरह निषेध किया था। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। यानी कि ये हमारा इसके साथ चला गया। डेरोजियो एवं यंग बंगाल की बात करें, ये हमारा सोच और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग करता है। हेनरी विवियन डेरोजियो के नेतृत्व में इस आंदोलन ने महिलाओं की शिक्षा के साथ साथ विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पुरजोर वकालत की थी इन्होंने। वेद समाज की बात कर लें, जातीय भेदभाव की समाप्ति पर जोर देता है। जो हमारा वेद समाज है, ये इसकी स्थापना मद्रास यानी चेन्नई में हुई थी और ये ब्रह्म समाज से प्रेरित था। वेद समाज किससे प्रेरित था, ब्रह्म समाज से प्रेरित था। इसने जाति प्रथा या जातीय भेदभाव को समाप्त करने और विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने का काम किया था सर। ठीक है, और बचा रामकृष्ण मिशन, तो ये आपका जाएगा समाज सेवा द्वारा मुक्ति। स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित ये रामकृष्ण मिशन जो है, इसका मुख्य सिद्धांत था कि मानवता की सेवा और सामाजिक कार्य यानी समाज सेवा के माध्यम से ही मुक्ति या मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। ए गया 3 के साथ में, ए गया 3 के साथ में, बी फर्स्ट गया, C4 गया, D2 गया। ऑप्शन यहाँ पे जो फर्स्ट है वहां राइट हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। कहता है कि परमहंस मंडली का गठन डैश के उन्मूलन के लिए हुआ था। परमहंस मंडली का जो गठन है वह जाति व्यवस्था के उन्मूलन के लिए हुआ था। जो परमहंस मंडली है, इसकी स्थापना 1849 में बॉम्बे यानी मुंबई में दादोबा पांडुरंग किसने किसने किया था, यहाँ पे नाम लिख लो, दादोबा पांडुरंग, दादोबा पांडुरंग और क्या नाम था, रामचंद्र जयकर, और नाम था रामचंद्र जयकर। ठीक है, तो अब ये जो परमहंस मंडली है, इसकी स्थापना 1849 में बॉम्बे में दादोबा पांडुरंग और रामचंद्र जयकर द्वारा की गई थी। ठीक है, और ये जो सभा थी, इसका उद्देश्य जाति व्यवस्था का उन्मूलन करना था, जाति व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकना था। आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न लीजिए। रॉलेट सत्याग्रह किससे जाएगा, 1919 में। ठीक है, महात्मा गांधी ने दमनकारी ब्रिटिश कानून रॉलेट एक्ट के खिलाफ 1919 में इस देशव्यापी रॉलेट सत्याग्रह की शुरुआत की थी। ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग किसके साथ जाएगा, 1929 के साथ में। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज यानी पूरी आजादी का ऐतिहासिक प्रस्ताव पास किया था। दांडी यात्रा आपको खूब याद होगा, 1930 की बात है। नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी तक की यात्रा शुरू की थी। असहयोग आंदोलन किसके साथ जाएगा सर, 1921 में। गांधी जी के नेतृत्व में यह आंदोलन जनवरी 1921 में पूरे जोर शोर से शुरू हुआ था। मैच कर दिया, बहुत बढ़िया रहा। अब ये देखिए, ए गया हमारा थर्ड के साथ में सर, कहाँ गया, ये ए रहा, ए थर्ड के साथ में, बी कहाँ है, बी यहाँ से आया है 4 के साथ में, सी कहाँ गया आपका, सी आया है 2 के साथ में, D1 है ना, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से कानून द्वारा ब्रिटिशों ने भारतीयों की प्रांतीय स्वायत्तता दी थी, कौन से कानून द्वारा, तो वो कानून था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, प्रांतीय स्वायत्तता, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और उन्हें स्वतंत्र रूप से अपने फैसले लेने का अधिकार देकर के प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। सौर मंडल में जैसे जैसे हम सूर्य से दूर होते जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, ग्रहों के द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने का समय बढ़ता जाता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा सर। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन एंडीज पर्वत और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से संबंधित है, कौन सा कथन है जो एंडीज पर्वत और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से संबंधित है, वो है आपका मकर रेखा इन दोनों क्षेत्रों से होकर गुजरती है सर। ठीक है, मकर रेखा इन दोनों क्षेत्रों से होकर के गुजरती है। अब जैसे ये कह रहा है कि विषुवत रेखा इन दोनों क्षेत्रों से होकर के गुजरती है, तो ये भी आपका गलत है यहाँ पे। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा सर। आगे बढ़ जाते हैं,
ग्लोब किसी एक देश के बारे में मानचित्रों की अपेक्षा ज्यादा जानकारी देता है। नहीं नहीं, ये बात गलत है। देखो, हम अगर बात करें ग्लोब की, तो ग्लोब जो है ये पूरी पृथ्वी के अध्ययन के लिए उपयोगी है। अगर पूरी पृथ्वी का ज्ञान लेना चाह रहे हो, अध्ययन करना चाह रहे हो, तो तब ग्लोब काम आएगा। लेकिन जब हम किसी एक विशेष देश, एक विशेष राज्य या शहर का अध्ययन करना चाहते हैं, तो भैया मैप काम आता है, मानचित्र काम आता है। मानचित्र जो है वह, तो मानचित्र हमें ग्लोब की तुलना में ज्यादा विस्तृत जानकारी देता है, इसलिए ऑप्शन कट जाएगा हमारा। बड़े क्षेत्र वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को छोटे पैमाने वाले मानचित्र पर दर्शाया जाता है। बिल्कुल करेक्ट बात है, अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा इसको, है ना। मानचित्र पर पठारों को दर्शाने के लिए केवल लाल रंग का इस्तेमाल तो नहीं होता, क्योंकि मानचित्र पर पठारों को दर्शाने के लिए पीले रंग का इस्तेमाल होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, पठारों को दर्शाने के लिए पीले रंग का इस्तेमाल होता है, ठीक है, लाल रंग का नहीं। और दूसरी बात, अगर पर्वत पूछ ले, पर्वत को काहे से दिखाते हैं? पर्वत को हम ब्राउन भूरे रंग से दिखाते हैं, और मैदानों को हरे रंग से दिखाते हैं। अगर कहीं पे मैदान की बात आ जाए तो उसको हम हरे रंग से दिखाते हैं, ठीक है। तो पठारों को पीले रंग से दर्शाया जाता है, पर्वत को भूरे रंग से दर्शाया जाता है, मैदान को हरे रंग से दर्शाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, बड़े क्षेत्र वाले भागों जैसे महाद्वीप या देशों को छोटे पैमाने वाले मानचित्र पर दर्शाया जाता है। इसके लिए मैंने यहाँ पे पूरा पॉइंट लिख दिया है, इसको समझो। देखो, बहुत गहराई से समझना। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। अपोजिट चलना, बड़ा क्षेत्रफल दिखाना है, छोटे पैमाने का यूज करेंगे। छोटा और छोटे क्षेत्रफल वाले भाग को दिखाना है तो बड़े पैमाने का उपयोग करेंगे। ठीक, अब समझ लो इसको। तो जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों को दिखाना होता है तो छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर जमीन के 500 किलोमीटर को दिखाता है, इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाले मानचित्र कहा जाता है। ठीक है, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कई बार पूछी गई है। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं सर। ठीक है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि कौन से मानचित्र ज्यादा जानकारी प्राप्त प्रदान करते हैं, तो बड़े पैमाने वाले मानचित्र जो होते हैं वो छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन, जैव मंडल में सभी जीव जंतु, जैव मंडल में सभी जीव जंतु, सभी जीव जंतु पेड़ पौधे सारे क्या हैं? ये सारे सर एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं और एक दूसरे पर निर्भर भी हैं। जैसे कि जानवर ऑक्सीजन और भोजन के लिए पौधों पर निर्भर हैं, और पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पॉलिनेशन यानी परागण के लिए जानवरों पर निर्भर करते हैं। तो सब हम सब आपस में सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम उदाहरण है। गल्फ स्ट्रीम जो है प्यारे, यह गर्म जलधाराओं का उदाहरण है। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम उत्तर अटलांटिक महासागर में बहने वाली एक तेज और गर्म जलधारा है। इतनी बात होती है, क्लियर। अगला प्रश्न, ऋतु प्रवास हेतु लोग अक्सर रहते थे, कहाँ रहते थे सर? अस्थायी बस्तियों में रहते थे। ठीक है, और ऋतु प्रवास क्या है? ऋतु प्रवास ये मौसम के अनुसार पशुओं के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाने का प्रोसेस है, प्रक्रिया है। लोग सर्दियों में मैदानी इलाकों में और गर्मियों में पहाड़ों पर चले जाते हैं। लगातार यात्रा करने के कारण वे पक्के मकानों की बजाय कहाँ रहते हैं? अस्थायी बस्तियों में, टेम्पररी सेटलमेंट्स या तंबुओं में रहते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न, अगर किसी शैल में तांबा मौजूद है तो उस शैल का रंग क्या होगा सर? अब बताओ भैया, उस शैल का रंग सर नीला हो जाएगा। अगर किसी चट्टान या शैल में तांबा यानी कॉपर मौजूद है तो उस चट्टान का रंग नीला दिखाई देता है। संभाव्य संसाधन यानी कि जिनकी संभावना है कि ये संसाधन बन सकते हैं, तो संभाव्य संसाधन का निकट भविष्य में इस्तेमाल हो सके। ठीक है, इसके लिए कौन सा कदम उठाया जाना चाहिए? इसके लिए कथन या कदम उठाया जाना चाहिए, तो वो कदम उठाया जाना चाहिए कि संसाधन से जुड़ी टेक्नोलॉजी के लेवल को बढ़ाया जाए।
बात समझ में आई? देखिए, संभाव्य संसाधन वो होते हैं जिनकी पूरी मात्रा ज्ञात नहीं होती कि हाँ, ये संसाधन बनेंगे ही बनेंगे या कितना है मात्रा में, इसकी क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं होती हमारे तक। तो देखिए, समझिए, तो संभाव्य संसाधन वो होते हैं जिनकी पूरी मात्रा ज्ञात नहीं होती या हमारे पास उनका उपयोग करने के लिए सही तकनीक नहीं होती। ठीक है, तो अब देखिए, भविष्य में इनका सही उपयोग करने के लिए सबसे जरूरी कदम क्या होगा कि हम प्रौद्योगिकी के स्तर को बढ़ा दें, टेक्नोलॉजी के स्तर को बढ़ाना और उसे बेहतर बनाना, ताकि हम इन संसाधनों को आसानी से और कम लागत में निकाल भी सकें। भैया, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। क्या विविधता नहीं बल्कि भेदभाव का एक उदाहरण है। एक अपार्टमेंट में कुछ परिवार होली का त्योहार मनाते हैं तो कुछ क्रिसमस का। अरे ये तो भैया विविधता है। ये क्या है सर? ये डाइवर्सिटी है। यही तो हमारे देश की सुंदरता है ना? यही तो हमारे देश की सकारात्मकता है, सुंदरता है ना? क्योंकि भाई कुछ त्योहार, कुछ होली मना रहे हैं, कोई दिवाली मना रहा है, कोई ईद मना रहा है ना? कोई लोहड़ी मना रहा है, तो सबके अपने अपने त्योहार है। ये हमारे देश की खूबसूरती है ना? इसको हम लोग हमेशा पॉजिटिव वे में लेते हैं। क्लास में भी अगर इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए आपसे, क्वेश्चन एग्जाम में पॉजिटिव वे में लेना है। एक स्कूल में कुछ बच्चे कुर्सियों पर बैठते हैं और कुछ को जमीन पर बैठाया जाता है। ये सर भेदभाव है। काहे कुछ को जमीन पे और कुछ को कुर्सी बैठा लो भैया, है ना? सबको या तो जमीन पे बैठाओ या फिर सबको कुर्सी बैठाओ। ये भेदभाव है। एक बाजार में कोई मछली बेच रहा है, कोई फल बेच रहा है, कोई कपड़े बेच रहा है ना? कोई जो है अपना जो भी बेच रहा है, ये विविधता है ना? ये विविधता है। एक गली में कुछ घर सफेद रंग के हैं, कुछ पीले रंग के हैं, कुछ गुलाबी रंग के हैं, ये विविधता है। ठीक है, लेकिन अगर आप कुछ बच्चों को कुर्सियों पर बैठा रहे हो, कुछ को जमीन पर, ये भेदभाव है सर। आपको मैं बता दूं, आपके दो बच्चे हैं, आपने दोनों को अलग अलग कपड़े पहनाए, ये विविधता है। ये विविधता है, आपने दोनों को अलग अलग कपड़े पहनाए हैं और आप एक को ज्यादा मान रहे हो, इसको एक को थाली भर खाना दे रहे हो, अलग अलग तरह के व्यंजन दे रहे हो, दूसरे को बहुत कम आप मानते हो, है ना? देखो इतना सा खाना इसको दिए हो, ये भेदभाव का है। ये बताओ पहले, ये क्या कर रहे हो आप? ये भेदभाव की एक को आप जो है कि 16 व्यंजन दे रहे हो और एक को बेचारे को एक रोटी और इतने बस इतना खाना खाना खा ले, पानी पी ले, बात खत्म। ये भेदभाव है। ये इसके साथ क्या हो रहा है? भेदभाव। ये क्या है? ये दोनों के साथ विविधता है। ठीक है, समझ गए आप? आगे बढ़ जाते हैं। एक राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है सर? एक राज्य के मुख्यमंत्री राज्य के राज्यपाल करते हैं, अनुच्छेद 164 के तहत। ध्यान रखना। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। निम्न में से कौन सा कथन भारत में नगर प्रशासन के संबंध में सही नहीं है? बताइए कौन सा सही नहीं है। आपको बता दें कि नगर निगम शहरों में स्कूल एवं अस्पतालों का प्रबंध करते हैं, ये बात ठीक है। बड़े शहरों में नगर पालिकाएं होती हैं, ये बात गलत है, क्योंकि बड़े शहरों की देखभाल करने वाले प्रशासनिक संस्थान को नगर निगम कहते हैं। क्या कहते हैं? नगर निगम कहते हैं, नगर पालिका नहीं कहते। नगर पालिका छोटे कस्बों या छोटे शहरों में होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन आपका जो है वह सही नहीं है। नगर निगम संपत्ति करके उगाही करते हैं। नगर निगम पार्षद एक चुना हुआ सदस्य होता है, बाकी सारे बिल्कुल करेक्ट हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही नहीं है सर? ऑप्शन बी सही नहीं है। कौन स्वरोजगार में, किसका अपना खुद का सेल्फ एम्प्लॉयड कौन है? किसका अपना खुद का रोजगार है? बताओ। एक कपड़े के कारखाने में काम करने वाला श्रमिक, वो तो बेचारा मजदूर है, इसका अपना काम नहीं है। ठीक है, एक सौंदर्य प्रसाधन ब्रांड की विक्रेता, ये अपना खुद का रोजगार नहीं है। वो एक तो सेल्फ वुमेन है, ब्रांड सेल्फ वुमेन है, इसका खुद का काम नहीं है। रिक्शा चलाने वाले का खुद का काम है। क्या है? यह सेल्फ एम्प्लॉयड है। रिक्शा चालक सेल्फ एम्प्लॉयड है। मन करेगा तो चलाएगा, नहीं तो खड़ा आराम कर रहा है ना? किसी की नौकरी थोड़ो कर रहा है। कॉल सेंटर का कर्मचारी भी दूसरे के यहाँ मजदूरी ही कर रहा है। तो यहाँ पे स्वरोजगार, खुद के रोजगार में कौन शामिल है? तो वह रिक्शा चालक का खुद का, यह आपका सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएगा। अगला प्रश्न लीजिए। राजीव के पास 15 एकड़ जमीन है, उसे 1 लाख रुपए का ऋण बीज खरीदने के लिए सरकार बैंक से मिला। 1 लाख का कर्जा बैंक दे रही है उसको, क्या? बीज खरीदने के लिए। वह संभवतः किस परिवार से है? क्या वो दुकानदार है? नहीं नहीं, 15 एकड़ जमीन है, दुकानदार नहीं है। 15 एकड़ जमीन है, छोटा किसान भी नहीं है। 15 एकड़ जमीन है, खेत का मजदूर थोड़ी ना है, बड़ा किसान है। वो कौन है? बड़ा किसान है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लीजिए। कहता है अमार जिबारी एक डैश
के अनुभवों का विवरण करती हुई एक आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? तो यह एक गृहिणी की आत्मकथा है सर, ठीक है। और यह आत्मकथा बंगाली महिला रास सुंदरी देवी द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। उच्चतम न्यायालय ने किस मौलिक अधिकार का विस्तार करते हुए जीविका के अधिकार को उसका एक अंग बताया है? तो वह हमारा जीवन का अधिकार, क्या है? जीवन का अधिकार का अंग बताया है। राइट टू लाइफ, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कौन सा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित नहीं है? ये जो आपका घरेलू हिंसा अधिनियम है, यह किससे संबंधित है? महिला का उसके पति द्वारा यौन उत्पीड़न। देखिए, ये जो कानून है ये डोमेस्टिक रिलेशनशिप के अंदर महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा को रोकने के लिए बनाया गया है। इसमें शारीरिक यौन, इसमें शारीरिक अगर आप फोर्स कर रहे हो, यौन उत्पीड़न, या वर्बली जो है कि आप गाली गलौज कर रहे हो, भावनात्मक रूप से तंग कर रहे हो, आर्थिक शोषण इसमें शामिल है, ठीक है। ये सब चीजें इसमें शामिल है। ओके, तो इसमें घर के भीतर मौखिक और भावनात्मक धमकियां दे रहे हो, घर के भीतर एक महिला का आर्थिक शोषण हो रहा है, ये सब क्या है? ये सब आपके घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 से में शामिल है। महिला की जाति के आधार पर सामाजिक भेदभाव जो है यह आपका इससे संबंधित नहीं है, ये आपका इससे संबंधित नहीं है, क्योंकि ये जो है घरेलू हिंसा के दायरे में नहीं आता, बल्कि इसके लिए SC ST अत्याचार निवारण अधिनियम या समानता के अधिकार से जुड़े अन्य कानून बने हुए हैं। फिलहाल अगला प्रश्न, 1989 में लाया गया एक अत्याचार निवारण कानून निम्न में से किन्हें संरक्षण प्रदान करने की कोशिश करता है? ये किन्हें संरक्षण प्रदान करने की कोशिश करता है? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों को संरक्षण प्रदान करने की बात करता है। इस कानून का मुख्य मकसद समाज के इन वर्गों के खिलाफ, ये जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, वर्ग हैं, इनके खिलाफ होने वाले भेदभाव, अपमान, हिंसा, अत्याचार को रोकना और उन्हें कानूनी संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करना है। किसका काम? ये अत्याचार निवारण कानून अधिनियम का काम ये है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे जो डी है वह करेक्ट हो जाएगा। मध्याह्न भोजन योजना ने स्कूलों में डैश पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायता की। तो मध्याह्न भोजन योजना ने स्कूलों में क्या किया? जातीय पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायता की। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि स्कूल में सभी जातियों, उच्च जाति, निम्न जाति के बच्चे एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। इसके अलावा कई जगहों पर भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को काम पर रखा गया है, जिससे छुआछूत की भावना कम हुई है, जातीयता कम हुई है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। इंडस शब्द को संस्कृत में डैश कहा जाता है। इंडस शब्द को संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। हमारे देश के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द इंडिया की उत्पत्ति जो है वह इंडस से हुई है सर। किससे हुई है? इंडस शब्द से हुई है। इस इंडस शब्द को संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, जो सिंधु नदी के नाम पर आधारित है। निम्न में से कौन सा महापाषाण युगीन स्थल है? तो वह आपका ब्रह्मगिरी जो है, यह महापाषाण युगीन स्थल है जो वर्तमान कर्नाटक में है। ओके, बाकी जैसे इसमें आपका दौजली हेडिंग और मेयरगढ़ हो गया, ये आपके नौपाषाण स्थल हैं। ये कैसे हैं? ये आपके नौपाषाण स्थल है, ठीक है। भीमबेटका जो है यह एक पुरापाषाण स्थल है, पुरापाषाण स्थल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, फिलहाल आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न लीजिए। 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में भारत के छापे गए सूती कपड़े छींट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून पारित किया था? प्यारे, बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं, तो वो कानून था हमारा कैलिको अधिनियम। कौन सा कानून था सर? कैलिको अधिनियम, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न लीजिए। निम्नलिखित में से किसने आर्य समाज की स्थापना की थी सर? किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। इनको समझ लो। देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती, जो कि जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया, ये क्या है? इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 7 अप्रैल 1875 को की थी। कहाँ की थी? बॉम्बे में की थी, ठीक है। जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, इनका एक बहुत प्रसिद्ध नारा था, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। इनकी किताब है सत्यार्थ प्रकाश, इनकी मुख्य रचना है सत्यार्थ प्रकाश। पुस्तक किसकी है? स्वामी दयानंद सरस्वती है, स्वामी दयानंद सरस्वती की किताब है, ठीक है। इनका उद्देश्य था हिंदू धर्म में सुधार करना। राजा राममोहन राय, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में।
सती प्रथा के उन्मूलन में मुख्य भूमिका निभाई थी। ईश्वरचंद्र विद्यासागर प्रसिद्ध समाज सुधारक और शिक्षाविद थे। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 इन्होंने ही पारित करवाया था। और जो स्वामी विवेकानंद हैं, इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में। 1893 के शिकागो विश्व धर्म संसद में प्रसिद्ध भाषण इन्होंने दिया था। इन पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा, बहुत पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। बाह्य ग्रह चट्टानों से बने हैं, ये तो बात गलत है, क्योंकि बाह्य ग्रह में आपके आ जाते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। एक मिनट, इनको याद रख लीजिए। बाह्य ग्रह में कौन कौन आते हैं? बाह्य ग्रह में आपका बृहस्पति आ जाता है सर। बाह्य ग्रह में बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, अरुण और वरुण ये किस में आ जाते हैं? ये आपके बाह्य ग्रह की श्रेणी में आ जाते हैं। ठीक है, और ये मुख्य रूप से गैसों और बर्फ से बने होते हैं, चट्टानों से नहीं बने होते सर। ये किससे बने होते हैं? गैसों और बर्फ से बने होते हैं। गैसों और बर्फ से बने होते हैं। तो इस लाइन को नोट करिए कि बाह्य ग्रह की श्रेणी में बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण आते हैं और ये गैसों और बर्फ से बने होते हैं। ठीक है, चट्टानों से नहीं। बाह्य ग्रह आकार में छोटे होते हैं, ये भी बात गलत है। बाह्य ग्रह आकार में बहुत विशाल और बड़े होते हैं। जो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण हैं, ये विशाल होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा कहता है कि आंतरिक ग्रह सूर्य से बहुत दूर हैं। ये बात गलत है। आंतरिक ग्रह में आपका आंतरिक ग्रह में बुध आ जाता है, शुक्र आ जाता है, पृथ्वी, मंगल, ये आंतरिक ग्रह हैं, सूर्य के सबसे पास स्थित हैं। ठीक है, और जैसे ये कह रहा है बहुत दूर स्थित है, इसलिए गलत हो जाएगा। आंतरिक ग्रह चट्टानों से बने हैं, ये ऑप्शन हमारा जो है यहाँ पे वो राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये क्या हैं? ये चारों ग्रह ठोस सतह वाले और चट्टानों तथा धातुओं से बने हैं। इन्हें स्थलीय ग्रह भी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे डी आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ जाइए। अंटार्कटिका में शोध केंद्र कौन सा है? अंटार्कटिका में शोध केंद्र हमारा है दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, दक्षिण गंगोत्री यह भारत का अंटार्कटिका में पहला अनुसंधान केंद्र था। विश्व की सबसे लंबी नदी तो बता देना नील नदी। ठीक है, ये लंबाई के मामले में दुनिया की सबसे लंबी नदी है। अगर विश्व की सबसे बड़ी नदी पूछ ले तो बता देना अमेजन नदी। ये पानी के बहाव और आयतन के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी नदी है भैया। उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका के बीच संकरी भूमि जो है उसे हम स्थल संधि को हम पनामा स्थल संधि कहते हैं। यह दोनों महाद्वीपों को जोड़ने वाली जमीन की एक पतली पट्टी है, पनामा स्थल संधि। ठीक है, इस तरीके से मैच कर दो। ए तो गया 4 के साथ में, ए तो गया 4 के साथ में, बी हमारा है फर्स्ट के साथ में, सी है हमारा थर्ड के साथ में। ऑप्शन यहाँ पे जो डी है वह करेक्ट हो जाता है सर। अगला प्रश्न लीजिए, विश्वत वृत्त के बारे में दिए गए निम्न कथनों को पढ़िए और सही बताइए। कहता है विश्वत वृत्त एक ग्लोब पर खींची गई वास्तविक रेखा है। वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है, ये एक काल्पनिक रेखा है। वास्तविक नहीं है सर, यह एक काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को दो भागों में बांटती है। वास्तविक की वजह से ऑप्शन कट गया हमारा। विश्वत वृत्त सबसे लंबा अक्षांश है। ठीक है, ओके। विश्वत वृत्त 180 डिग्री अक्षांश को दर्शाता है, नहीं, ये भी गलत है। विश्वत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश को दर्शाता है। ये जो लाइन जा रही है हमारी, ये वाली लाइन, इसे विश्वत वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं सर? विश्वत वृत्त कहते हैं, जो 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, विश्वत वृत्त सबसे लंबा अक्षांश है। तो देखिए ए और सी तो कट गया, एक ही बचता हमारे पास, केवल बी ऑप्शन सही है, केवल बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न लीजिए। यामियोत्तरों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्यारे बहुत फास्ट हम इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि 100 क्वेश्चन है। दूसरी बात, हमें और भी क्वेश्चन आपको देने हैं फटाफट से, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस, जितने क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस करवा दें, रिवाइज करा दें, उतना कम है। यामियोत्तरों के बारे में, क्योंकि एसएसटी है, जितना पढ़ के जाओ, एसएसटी है, जितना पढ़ के जाओ उतना कम, जितना पढ़ के जाओ उतना कम। ठीक है, इसमें फैक्ट बेस भी होता है, आपको रट्टा भी मारना पड़ता है, चीजों को याद करना पड़ता है। ठीक है, सीडीपी नहीं है कि खाली समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो, काम चल जाएगा, नहीं, इसमें आपको रट्टा मारना पड़ेगा। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि आप भूलेंगे भी, जितनी प्रैक्टिस हो जाएगी उतना बढ़िया रहेगा भाई। यामियोत्तरों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा हो जाएगा इसमें? देखिएगा, कथनों पर विचार करना है। यामियोत्तर देशांतरीय रेखाएं हैं, हाँ बिल्कुल, यामियोत्तर को ही देशांतरीय रेखाएं कहा जाता है।
ठीक है, जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती हैं। विषुवत वृत्त के समानांतर रेखाएं, गलत है, ये रेखाएं विषुवत वृत्त के समानांतर नहीं होती हैं बल्कि उसे लंबवत काटती हैं। ठीक है, विषुवत वृत्त के समानांतर केवल अक्षांश रेखाएं होती हैं। ओके, इतनी बात ध्यान रखिएगा। याम्योत्तर नहीं होती, विषुवत वृत्त के समांतर कौन सी रेखाएं होती हैं? अक्षांश रेखाएं। ठीक है, याम्योत्तर नहीं होती सर। चलिए, तो ये तो गलत हो गया। ये अर्धवृत्त है, ये अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। चलिए, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। मुझे लगता है यहाँ पे ए और सी दोनों ही सही है। लगता है क्या सही बात है, ए और सी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न लीजिए, प्रवाल भित्तियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रवाल भित्तियों के बारे में देखिएगा, प्रवाल बड़े समुद्री जीवों के कंकाल नहीं, बड़े समुद्री जीवों के कंकाल नहीं है ये, बल्कि बहुत छोटे सूक्ष्म समुद्री जीवों के कंकाल होते हैं जिन्हें पॉलिप्स कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? पॉलिप या पॉलिप्स कहा जाता है। बड़े नहीं, बहुत छोटे समुद्री जीवों के कंकाल होते हैं, इसलिए इसको हटा दीजिए। अगला है, प्रवाल भित्तियां समुद्र तट को कटाव से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। करेक्ट है, जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनके कंकाल बच जाते हैं। इन कंकालों के इकट्ठे होने से प्रवाल द्वीप बनते हैं। ये भी करेक्ट है, बी और सी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न फिर मिलाइए, थर्मामीटर किस, देखिए कहता है इसको मिलाना है। दिए गए मौसम मापकों का कॉलम, हाँ किससे क्या मापा जाता है? थर्मामीटर से हम वायु का तापमान मापते हैं। थर्मामीटर से वायु का तापमान मापते हैं। वायु दाब मापी से हम वायु दाब मापते हैं। विंड वेन से हम पवन की दिशा को मापते हैं। और रेन गेज से हम वर्षा की मात्रा को मापते हैं। नोट कर लीजिए, रट लीजिएगा इसको। ठीक है, इसके ऑप्शंस तो दिए नहीं है, चलो छूट गया होगा। ध्यान रखिएगा कि थर्मामीटर से वायु का तापमान मापते हैं, वायु दाब मापी से वायु दाब मापते हैं, विंड वेन से पवन की दिशा को मापते हैं, रेन गेज से वर्षा की मात्रा को मापते हैं। अगला प्रश्न लीजिए, समताप मंडल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बताइए कौन सा सही है भैया। देखिए, समताप मंडल यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है, इसीलिए यह हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श परत मानी जाती है। हवाई जहाज इसी में उड़ते हैं, समताप मंडल में। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है, इसमें ओजोन की परत होती है, इसमें ओजोन परत होती है। करेक्ट ऑप्शन है सर। ठीक है, दूसरा है कि उल्कापिंड इस परत में जल जाते हैं। नहीं नहीं भैया, उल्कापिंड हमारे मध्य मंडल में जलते हैं। कहाँ? उल्कापिंड हमारे मध्य मंडल में जल जाते हैं, मिजोस्फीयर में जलते हैं, समताप मंडल में नहीं जलते। इसलिए ऑप्शन सी काट दो हमारा। ए और क्या, ए और बी करेक्ट हो गया ना? ए और बी करेक्ट हो गया आपका, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न लीजिए, एक सुखद मनोरम भूदृश्य एक संसाधन नहीं है। ये बात गलत है। एक सुखद मनोरम भूदृश्य, आप नदी पहाड़ झरना देखने गए हो, झीलें देखने गए हो, बहुत सुखद मनोरम भूदृश्य, वो भी एक संसाधन है सर। क्या है? वह भी एक संसाधन है, क्योंकि यह मनुष्यों की मानसिक और सौंदर्यात्मक आवश्यकताओं को पूरा करता है। ये काट दो। एक संसाधन को हमेशा आर्थिक मूल्य वाला होना अनिवार्य है, ऐसा थोड़ी ना है। किसी संसाधन का हमेशा आर्थिक या उसका जो इकोनॉमिक वैल्यू होना जरूरी नहीं है। जैसे भाई जो धातुएं होती हैं उनका आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक सुंदर भूदृश्य का कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता। आप नदी पहाड़ झील झरना देखने जाते हो, उसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता है ना। तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे तो गलत हो जाते हैं, दोनों ही गलत हो जाते हैं। सतत पोषणीय विकास का तात्पर्य संसाधनों का अधिकतम दोहन करना नहीं है सर। सतत पोषणीय विकास का मतलब होता है संसाधन, देखिए यहाँ पे इसका मतलब है कि संसाधनों का इस तरह संतुलित और सावधानी पूर्वक उपयोग करना जिससे आज की जरूरतें भी पूरी हो जाएं और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो बचे रहें, है ना। अत्यधिक दोहन करना नहीं है, ऐसे चीजें खर्चो आज हमारी भी पूरी हो जाए, हमारे बच्चों के लिए भी चीजें बची रहें, है ना। और जैसे सतत पोषणीय विकास के अभाव में अनवीकरणीय संसाधन निश्चित रूप से शीघ्र समाप्त हो, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम सतत पोषणीय विकास को नहीं अपनाएंगे और संसाधनों का दुरुपयोग करते रहेंगे तो जो अनवीकरणीय संसाधन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जैसे कोयला पेट्रोलियम, बड़े जल्दी समाप्त हो जाएंगे अगर हम नहीं बचाएंगे तो, है ना। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए गलत है, किंतु बी सही है सर। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन लीजिए, मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन एवं चारे की फसल उगाने
और पशुपालन हेतु किया जाता है। ठीक है, पशु मिश्रित कृषि हो गई, बहुत बढ़िया। दूसरा है कि स्थानांतरित कृषि मुख्यतः अर्ध शुष्क एवं शुष्क प्रदेशों में की जाती है। नहीं, बी गलत है हमारा यहाँ पे, बी गलत है। ए तो करेक्ट हो गया लेकिन बी गलत है। क्यों गलत है सर? देखिए, जो स्थानांतरित कृषि है, जो जिसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं सॉरी, ये मुख्यतः जहां भारी बारिश होती भारी बारिश होती है, बहुत तेज वनस्पति होती है, तेजी से पेड़ पौधे उगते हैं, जैसे अमेजन बेसिन हो गया, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया के सघन वन वाले क्षेत्र हो गए, उनमें प्रचलित होती है, ना कि अर्धशुष्क में। ठीक है, इसलिए इसको काट दो, ए करेक्ट हो जाएगा हमारा, केवल ए सही है यहाँ पे। लद्दाख में किस धर्म के लोग तिब्बत का मौखिक संग्रह ग्रंथ केसर सागा को गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं? वह मुस्लिम और बौद्ध। कौन सा है? मुस्लिम और बौद्ध ऑप्शन हो जाएगा हमारा। क्या विविधता का एक उदाहरण नहीं माना जा सकता? देखिए, बहुभाषी समाज, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, तो ये आपकी विविधता हो जाएगी, है ना। अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं, विविधता हो जाएगी। बहु अलग अलग संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, विविधता हो जाएगी। जाति व्यवस्था जो है, ये आपका विविधता का उदाहरण नहीं है सर, क्योंकि जाति व्यवस्था ये असमानता और भेदभाव का रूप है। ये लोगों को ऊंच नीच में बांटती है, हम ऊंचे जाति के, तुम नीचे जाति के, ऐसे, है ना। तो ये ऊंच नीच में बांट देती है और उन्हें समान अवसरों से वंचित कर देती है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न लीजिए, कई जिलों के विभिन्न तालुकों में भूमि के मामलों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? तहसीलदार के द्वारा किया जाता है। कहता है अगला प्रश्न, सहकारी संस्था के संदर्भ में क्या रेलिवेंट है, बताओ। बेहतर आय उपलब्ध कराती है सहकारी संस्था और व्यापारियों पर कम निर्भरता रहती है। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है हमारा। बड़ी कंपनियों को सहायता नहीं, बड़ी कंपनियों को सहायता नहीं करती, सदस्यों की क्षमता को बढ़ाने का काम करती है। जो सहकारी संस्थाएं होती हैं, जो कोऑपरेटिव्स होती हैं, ये जो छोटे उत्पादक होते हैं या किसानों को आपस में जोड़ती है। इससे बिचौलियों और व्यापारियों पर उनकी जो निर्भरता है वो कम रहती है ना। लोग डायरेक्ट जुड़ जाते हैं और उन्हें अपने जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनकी बेहतर कीमत मिल पाती है। अगर बीच में बिचौलिया आ जाते हैं तो बेहतर कीमत मिल ही नहीं पाती, आधा बिचौलिया खा जाता है। तो व्यापारियों पर निर्भरता कम हो जाती है, हम व्यापारी पर डिपेंड नहीं रहते, हम डायरेक्ट जो है किसान जो है यहाँ पे वो कंपनी से सीधे सीधे कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, छोटे उत्पादक या किसानों को ये आपस में जोड़ देती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका जो बी है वो गलत हो जाता है। ठीक है, क्योंकि सहकारी संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य अपने गरीब या छोटे सदस्यों की मदद करना होता है, ना कि बड़ी कारपोरेट कंपनियों को सहायता पहुंचाना होता है। ऑप्शन सी आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ए और सी करेक्ट हो जाएगा सर, कहाँ गया इसमें, ए और सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, साप्ताहिक बाजार के बारे में कौन सा वाक्य सही है? जो साप्ताहिक बाजार होती है, साप्ताहिक बाजार में पक्की दुकानें होती हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। साप्ताहिक बाजार में व्यापारियों को किराया, बिजली का बिल और कर्मचारियों को तनख्वाह देनी पड़ती? नहीं, वहाँ किराया बिजली का बिल कहाँ, साप्ताहिक बाजार है, हफ्ते में एक दिन लगती है, पक्की दुकानें होती नहीं है, ये भी हटा दो इसमें से। ठीक है, और साप्ताहिक बाजार में मिलने वाली अधिकतर वस्तुएं अधिक कीमत में मिलती हैं? ऐसा भी नहीं है, बल्कि साप्ताहिक बाजार में एक ही सामान को बेचने वाले कई लोग होते हैं, आसपास दुकानें होती हैं, लगभग कम पैसों में सामान मिल जाता है। साप्ताहिक बाजार में जरूरत का सभी सामान एक ही जगह पर मिल जाता है। ये बात साप्ताहिक बाजार के बारे में बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, कौन सा आंदोलन संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोगों के लिए समान अधिकारों की मांग कर रहा था? सर, कौन सा आंदोलन था वो हमारा नागरिक अधिकार आंदोलन था। नागरिक अधिकार आंदोलन था। ये आंदोलन 1950 के दशक में, कब की बात है, 1950 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरू हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य अफ्रीकी अमेरिका लोगों के साथ होने वाले मनस्नीय भेदभाव को समाप्त करना और उन्हें कानून के तहत समान अधिकार दिलाना था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य और धर्म के बीच क्या संबंध है? भारतीय संविधान के अनुसार राज्य और धर्म के बीच की अगर हम बात करें तो इनके बीच में सैद्धांतिक फासला है। सैद्धांतिक का मतलब क्या होता है सर? देखिए, पहली बात तो यह है कि भारत जैसे चलो यह इसी की बात कर लेते हैं। सैद्धांतिक फासला, इसका मतलब है कि राज्य सामान्यतः किसी भी धार्मिक मामले में दखल नहीं देगा, लेकिन अगर किसी धर्म में कोई सामाजिक बुराई आ जाती है, छुआछूत, बाल विवाह मौजूद होता है या किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो, तो राज्य उस धर्म के मामले में संवैधानिक सिद्धांतों के आधार पर हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, तो यानी कि पहली बात तो राज्य को मतलब नहीं है। दूसरी बात, अगर कोई इशू आता है तो राज्य जो है उसमें इंटरफेयर करेगा। ये सैद्धांतिक फैसला हो गया।
उड़ीसा के कालाहांडी जिले में स्थित नियमगिरी पहाड़ी निम्न में से कौन सी जनजाति का इलाका है? यह आपका डोंगरिया कोंड जनजाति का इलाका है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। कहता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मानसून वन होते हैं। नहीं नहीं, ये गलत है सर। देखिए मानसून वन जो होते हैं ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को कहा जाता है, सदाबहार वनों को नहीं कहा जाता सर। दूसरा है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है हमारा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पेड़ शुष्क मौसम में अपने पत्ते झाड़ देते हैं। देखिए ये भी गलत बात है, क्योंकि सदाबहार की बात हो रही है ना। सदाबहार वनों में कोई विशेष शुष्क मौसम नहीं होता, इसलिए यहाँ के पेड़ कभी भी एक साथ अपने पत्ते नहीं झाड़ते, इसलिए वो हमेशा हरे भरे रहते हैं, सदाबहार कहा जाता है इनको। ये भी काट दो। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में साल, सागवान और नीम के वृक्ष पाए जाते हैं। यह काट दो, क्योंकि देखिए साल, सागवान, नीम, शीशम जैसे वृक्ष जो हैं ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की विशेषताएं हैं, सदाबहार की नहीं है ना। सदाबहार वनों में भैया रोजवुड हो गया, आबनूस हो गया, महोगनी ऐसे पेड़ पाए जाते हैं। फिलहाल प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है सर। आगे बढ़ जाएंगे। सहारा रेगिस्तान के बारे में कौन सा कथन? आज का सहारा एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। सहारा मरुस्थल की जलवायु गर्म है, शुष्क है। सहारा में रातें ठंडी होती हैं, तापमान गिरकर लगभग 0 पहुंच जाता है। सहारा रेगिस्तान में लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। सारे ऑप्शन सही हैं, ए बी सी डी सब सही है यहाँ पे। चलिए मूल सेल की बात कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे मिलाते हैं। कह रहा है कौन सा सही सुमेलित है, हमें ढूंढना है कि कौन कौन सही मिले हुए हैं। सबसे पहला हमारा चूना पत्थर। चूना पत्थर किसके साथ जाएगा? चूना पत्थर हमारा भाई सही मिला हुआ है संगमरमर के साथ में। चूना पत्थर जो एक अवसादी शैल है, ये हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से संगमरमर में बदल जाता है। चिकनी मिट्टी स्लेट में बदल जाती है। चिकनी मिट्टी अत्यधिक दबाव के कारण स्लेट में परिवर्तित हो जाती है। बलुआ पत्थर से संगमरमर नहीं बनता सर। बलुआ पत्थर कायांतरित होकर के क्वार्ट्जाइट बनाता है, ना कि संगमरमर। ए और बी सही है यहाँ पे। ए और बी का मिलान सही है यहाँ पे। लगभग 2300 वर्ष पूर्व तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता था सर? इनको वेल्लार कहा जाता था प्यारे, वेल्लार। ठीक है। चलिए हमें ज्ञात है कि हड़प्पा कालीन लोगों ने हल का प्रयोग किया था, क्योंकि पुरातत्वविदों को साक्ष्य मिले हैं। क्या मिला है? खिलौना हल के साक्ष्य मिले हैं। खिलौना हल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। तमिल महाकाव्य सिलप्पदिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की थी। किसने की थी सर? इलांगो नामक कवि ने की थी। ठीक है, इलांगो ने की थी। आज का लास्ट क्वेश्चन प्यारे, और ये क्लास कैसे रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, बहुत मेहनत से क्वेश्चन आप तक पहुंचाते हैं। और अगर आपने अभी तक अगर हमारे एसएसटी के नोट्स नहीं लिए हैं तो ये नंबर आपको दिया गया है, यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स की फीस जान लीजिए। फीस पे करने के बाद आपको कंप्लीट नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में व्हाट्सएप प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सी क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में सबसे पहले हुआ था? वह थी सर मलयालम भाषा। कैसी भाषा थी? मलयालम भाषा। ठीक है, तो प्यारे कैसी रही क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया सब्सक्राइब कर लो, सीट पास हो जाओगे। थैंक यू सो मच।